हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जैसे भी हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो देयर आर टू मोड्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बोर्ड पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कैटेगराइज किए गए हैं टू पार्ट्स में। जो फर्स्ट है एसाइक्लिक ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स, और जो दूसरा है वो साइक्लिक रिंग और क्लोज चेन कंपाउंड्स। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, इसके नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, कोई साइकिल ना हो। एलिसाइक्लिक, ये साइक्लिक यानी कि ए मतलब नहीं, साइकिल प्रेजेंट नहीं है, यानी ओपन चैन होगा। और इसी को बोलते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक यानी फैट से रिलेटेड है। एलिफैटिक वर्ड जो आ रहा है वो किससे, फैट से रिलेटेड है। और फैट्स को हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि लॉन्ग चैन होगा, उसमें कोई क्लोज रिंग नहीं होगा, इसलिए इसको एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट चेन होगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड्स होगा और उसमें स्ट्रेट बॉन्ड होगा, यानी कि कोई उसमें रिंग वोंग नहीं होगा, यानी कोई इसमें ब्रांचिंग भी नहीं होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे दो कार्बन का चेन है, स्ट्रेट है, इथेन बोलते हैं जिसको। यहाँ पे थ्री कार्बन का चेन है, इसको प्रोपेन बोलते हैं। अब ये इथेन प्रोपेन कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे तो डिटेल इसके बारे में हम बताएंगे, तो आप खुद ब खुद इसका नाम बताओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपल पी मॉडल, यानी कि पेशेंस को आपको सबसे पहले रखना है। नेक्स्ट देखो ब्रांचन है, यानी कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें स्ट्रेट चेन भी हो और उसमें ब्रांचिंग भी निकला हुआ। तो ये देखो 1 2 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांचिंग निकला है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रांचेन कंपाउंड, जिसका हम कॉमन नेम आइसोप्रोपेन बोलते हैं। उसी तरह ये नियोपेंटेन है, ये 1 2 3 कार्बन का चेन है और इसमें ब्रांचिंग निकला हुआ है, यानी कि ए साइक्लिक जो कंपाउंड्स होगा वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांचेन भी हो सकता है। नाउ दिस acyclic compounds further classified into saturated and unsaturated compounds। ठीक है, सेचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि वह कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होगा वो केवल सिंगल बॉन्ड्स होगा, वहां पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होंगे। कंसीडर क्या करना है, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, नॉट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और एंड अदर कार्बन सल्फर बॉन्ड। केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हमको देखना है। जैसे कि ये सब क्या है, अगर ये सब देखोगे एग्जांपल स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन, ये सेचुरेटेड है क्योंकि इस कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे भी देखो सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, सब सिंगल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड्स के। अनसेचुरेटेड की बात करो तो एटलीस्ट जो चैन होगा उसमें एक मल्टीपल बॉन्ड्स होगा, और उस मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड्स या तो ट्रिपल बॉन्ड्स। यदि इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखो इथेन बोलते हैं इसको, इथाइलिन बोलते हैं। इस तरह से क्या है, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हुए। तो ये तो हुआ ए साइक्लिक के फॉर्म में है, तब इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ इसको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो साइक्लिक और रिंग्स है, नाम से ही पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे भी नाम से कुछ ना कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ मीनिंग होता है। तो इसके नाम से भी क्या, साइक्लिक यानी कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो साइकिल के फॉर्म में, यानी कि चैन के फॉर्म, यानी कि रिंग के फॉर्म में हो, यानी रिंग बनाया हुआ हो। ये भी डिवाइड किया गया है किसमें, दो पार्ट्स में, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग्स ऑफ ओनली कार्बन एटम, यानी कि वह रिंग जिसमें जो रिंग बना है वो केवल और केवल कार्बन एटम का बना है, उसमें कोई हेट्रो एटम नहीं है। हेट्रो एटम मतलब क्या, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो एटम उस रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके आजू बाजू जुड़ सकते हैं बट रिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक की बात, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन एटम एलोंग विथ सम हेट्रो एटम, यानी कि जो रिंग होगा उस रिंग में क्या होगा, कार्बन एटम होगा, यानी कि कार्बन एटम विथ सम हेट्रो एटम, सम हेट्रो एटम। और इस हेट्रो एटम में क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है।
यानी कि कार्बन का ये जो रिंग होगा उसमें कार्बन का भी एटम होगा, यानी कि ये कार्बन एटम होगा विथ सम हेटेरो एटम, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर का उस रिंग में पार्टिसिपेशन होगा, उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अगर हम फिर आते हैं होमोसाइक्लिक पे, तो इसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, क्योंकि ये केवल कार्बन का रिंग होता है, ओनली एंड ओनली कार्बन रिंग। यहाँ पे हमको किसी अदर को रिंग में इंक्लूड नहीं करना है। और ये भी डिवाइड किए गए हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक ये किससे रिलेटेड है? देखो एलिसाइक्लिक ये इससे एलिफैटिक, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा सिमिलर होगा इसी की तरह, एलिफैटिक की तरह, बट यहाँ पे ओपन था और ये क्या है साइक्लिक फॉर्म में होगा। यानी कि यहाँ पे भी देखो साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, या इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे निगेटिव पाई बॉन्ड्स वाला साइक्लोहेक्सिन हो गया, साइक्लोहेक्सिन हो गया। तो ये सब क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि वह कंपाउंड्स जिसमें साइकिल हो और एलिफैटिक की तरफ बिहेवियर शो करता हो उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे ये सब। अब बात करें एरोमेटिक्स की कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी शो करने के लिए 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो है वो फर्स्ट क्या है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि ईच एटम ऑफ द साइकिल शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, यानी साइकिल का ईच जो एटम है वो क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब तुम पूछोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? आगे हम जाएंगे तो वहां पे बताएंगे, हमारा ट्रिपल पी मॉडल यहां भी अप्लाई होगा, पेशेंस रखना। ठीक है, नेक्स्ट होना चाहिए क्या कि प्लेनर होना चाहिए। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वो प्लेनर होगा ही होगा। क्यों होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, मॉलिक्यूल शुड बी फॉलो हकल्स रूल 4n+2π रूल्स, यानी कि 4n+2π रूल को फॉलो करना चाहिए। और आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का एंटायर चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो वहां पे हम चलेंगे तो थ्रोली इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू आपको देखना है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है बेंजीनोइड्स और सेकंड है नॉन बेंजीनोइड्स। ओके, तो बेंजीनोइड्स में नहीं, यानी कि वह एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। क्या हो? एक बेंजीन रिंग तो होना ही चाहिए, तभी हम उसको बेंजीनोइड्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये है बेंजीन। अब देखो यहाँ पे नेफ्थलीन, ये भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH लगा हुआ, फिनॉल बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिसमें क्या होगा बेंजीन रिंग होगा, और उस बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स बनते हैं, तो वो सब किस कैटेगरी में होंगे? नॉन बेंजीनोइड्स। दूसरे है यहाँ नॉन बेंजीनोइड्स। ये एरोमेटिक तो होते हैं बट इसमें कोई बेंजीन लाइक रिंग नहीं होता है, यानी कि बेंजीन की तरह रिंग नहीं होगा, यानी बेंजीन नहीं होगा। एरोमेटिक के सारे रूल को फॉलो करेंगे बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड्स। इसको बोलते हैं एजुलिन और इसको बोलते हैं ट्रोपोलिन। ट्रोपोलिन, ओके, ये हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। ओके, नॉन बेंजीनोइड्स। अब बात करें तो इसी साइक्लिक में दूसरा क्या था? हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि यहाँ पे जो रिंग बनेगा वो कार्बन क्या बनेगा? along with some heteroatom like नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, यानी कि उस रिंग में बात करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी होगा, नाइट्रोजन कोई एक जरूर प्रेजेंट होगा। इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया 2 कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक यहाँ पे मैंने देखा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, तो इसको कंपेयर करो, ये 3 मेंबर रिंग था, हमने यहाँ तीनों रिंग में क्या है? कार्बन है। तो एलिसाइक्लिक ये भी 3 मेंबर रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं कि एक कार्बन की जगह यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन की जगह क्या हुआ? एक ऑक्सीजन, हेट्रोएटम आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी कि 5 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, यानी कि कार्बन एटम के साथ रिंग में क्या है? एक हेट्रोएटम है, इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे भी देखो
4 कार्बन एटम, ये 1 ऑक्सीजन एटम। ये हो गया तुम्हारा हेटेरोसाइक्लिक। अब देखो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, ये एरोमेटिक नहीं है बट ये एरोमेटिक रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो इच एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, रिंग है, यानी कि इसमें देखो pyridine हो गया, पाइरोल हो गया, थायोफिन हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इतने टाइप में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार पढ़िए, नहीं आ रहा, याद आ रहा है रिवाइज करिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी रहेगा तो आपको धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। ओके अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखे थे हमने क्या, अब तक देखा था हमने क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ओसी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो देखो अब क्या है कि तुम क्या हो, 11th स्टैंडर्ड में गए हो 10th से, तो साइंस में जितने भी न्यू टर्म आएंगे वो तुम्हारे लिए क्या हो, फर्स्ट वर्ड होगा। यानी कि अब तक हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डिफरेंस क्या है अदर से, यानी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब हमने देखा नेक्स्ट, फिर हमने देखा क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे देखा। अब क्या हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो एक नया टर्म तुमको सुनने में आया, क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, जैसे तुम अगर इसको कंपेयर करो तो इसे बारात देखते हो ना, बारात में तो उस दिन दूल्हा जो होता है बारात का वो अलग दिखता है एज कंपेयर टू अदर से। उसी तरह यहां भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ अदर दिख रहा है वही उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, यानी कि बारातियों में जो दुल्हा होता है वो क्या होता है, वो फंक्शनल ग्रुप है उस, क्योंकि इर्द गिर्द उसकी सारी चीजें होती हैं। ओके, उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करो तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी तुमको नया दिख रहा है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, तो आपको एक लिटरली हम कह सकते हैं कि अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन दो जो ग्रुप दिखेगा वही क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, तो हम अब देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। केमिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम आए तो हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो देखो बेटा, साइंस जो है ना वो आपको ये नहीं कहता है कि आप लॉन्ग ड्राइव करो, यानी कि बाइक स्टार्ट किए और 100 के स्पीड पे नेशनल हाईवे पे दौड़ा रहे हो, नहीं, कभी दौड़ने ही नहीं देगा आपको। साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है वो कभी दौड़ने नहीं देता है। क्या करेगा, जैसे ही तुमने एक स्पीड पकड़ा एक ऐसा ब्रेकर आएगा कि तुम फिर बैक आओगे। तो वही चीज है, जैसे ही से आगे बढ़ोगे पीछे को कोरिलेट करना है। अगर पीछे को कोरिलेट नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ सकते हो, इसीलिए बोला जाता है साइंस थोड़ा डिफिकल्ट है अदर सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे सबको लेके चलना होता है। ठीक है, ये हिस्ट्री नहीं है कि ये इतने सन में हो गया, उतने सन में हो गया, ये इतने सन में हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ोगे एक ब्रेक लगेगा फिर बैक आओगे, यानी कि फोर्थ फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन ये मूवमेंट कराते रहता है। जब दोनों को कोरिलेट कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, वो बेटर आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ओके चलो, अब देखो, अब तुम्हारे लिए एक नया टर्म जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप। ये जो टर्म आ गया वो तुम्हारे लिए क्या है, नया टर्म आया,
यानी कि तुम बिगिनर के लिए एक नया टर्म आना, वो कहेगा अरे यार ये क्या दिमाग में आ गया, फिर से एक नया कोई जुड़ गया, मतलब मूड खराब हुआ। तो मूड खराब नहीं करना है, उसको हमको क्या करना है, समझना है, और जब समझ जाएंगे उसमें और जुड़ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ोगे, फिर कोई टर्म आएगा, उसको जोड़ेंगे। ऐसे करते करते क्या करेंगे, हम एक लर्निंग लेंगे, 2-3 महीने की लर्न करेंगे, तो हमको धीरे धीरे सारी जो टर्म होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो दिमाग में बनते जाएंगे। ओके, तो इस फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जाएंगे सरफेस पे, जहां से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। इस सरफेस से जाएंगे और सरफेस को क्या करेंगे, थोड़ा उसमें देखेंगे कि उस सरफेस से हम फिर इस फंक्शनल ग्रुप पे कैसे आते हैं। तो मैंने, अगर आपको याद हो, तो जो फर्स्ट लेक्चर था तो बताया था कि हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो कार्बन यानी कि कार्बन हो गया, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक, कार्बन यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग ब्रॉड स्केल पे बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन। अब देखो, जितने भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक, उस रीढ़ की हड्डी से तुम कुछ हटाओ, फिर दूसरा जोड़ दो, तो कुछ दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन इज द पेरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी पेरेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, बात तो क्लियर कट हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन इज कंसिडर्ड एज पेरेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इस पॉइंट्स को डिनोट कर लो कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स आर considered as parents of all the ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका क्या है, ये पेरेंट्स है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे इसी हाइड्रोकार्बन में चेंज करके हम बनाते हैं। ओके गाइस, अब देखो क्या होता है, अगर हम मान लो एक हाइड्रोकार्बन, ये आर को और एच है। ठीक, आगे हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे आर क्या है, एच क्या है। एच मतलब हाइड्रोजन, आर मतलब कार्बन का फ्रेम और कार्बन का चैन, यानी आर एच है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, ये जो है एक हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब इस हाइड्रोकार्बन के H को हमने रिप्लेस कर दिया, इस H को हमने इस हाइड्रोकार्बन से हटा दिया। इस H को हमने हाइड्रोकार्बन से हटाया तो क्या बच गया, ये R, यानी उसका कार्बन का जो पॉइंट्स है वो बच गया, R बचा। इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। चीजों को हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, और धीरे धीरे जब करेंगे एक क्या होगा, एक बिल्डिंग ब्लॉक आपको बनेगा, जो आपको हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेगा। अब देखो क्या हुआ, ए एल्काइल ग्रुप है। अब ये इस एल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, जो बचा उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, अब इस एल्काइल ग्रुप में हमने किसी फॉर्जिन पार्टिकल को, यानी कि हमने एक्स को जोड़ दिया, ये प्लस का चिन्ह है, और ये यानी ऐड कर रहा है किसको, एक्स को। और ये जो एक्स है, एक्स को हमने ऐड किया तो ये बन गया आर एक्स।
ओके, ठीक। ये आर और एक्स, आर ये था और एक्स को हमने इसके साथ जोड़ दिया, आर एक्स बन गया। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन था, H को रिप्लेस किया, इसको बोल दे आर बना, एल्काइल ग्रुप बोले। इस एल्काइल ग्रुप में हमने एक्स एक्स को जोड़ दिया, एक्स जो बताएंगे क्या है, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये जो आर है उसमें क्या है, एक्स डिफरेंट दिख रहा है, तो एक्स जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये डिफरेंस है कि नहीं, इस आर से अलग दिख रहा है कि नहीं। यानी कि अगर तुमको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है तो क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन का जो स्केलेटन है उससे जो डिफरेंट दिख रहा है वही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे अगर तुमको ऑन विजन देखना है, तुरंत देखे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ अदर दिख रहा है तो उस ग्रुप में वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। अब देखो क्या होता है, अगर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो अगर हम मान लो यहाँ पे एक सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है ये है, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। आगे आएगा कैसे नमनक्लेचर हम कर रहे हैं, क्यों इसको हम मेथेन बोल रहे हैं, ठीक है। आगे जब नमनक्लेचर पे आएंगी तो डिटेल इसके बारे में, मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया नया नाम। नाम आएंगे यानी कि नमनक्लेचर जब हम आएंगे वहां पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे केवल समझिए, अब ये क्या है, मेथेन है। इस मेथेन से हमने H को रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसके एक H को हमने बाहर कर दिया, तो ये क्या बन गया, अब देखो CH, ये वाला जो पार्ट था वो हमने अलग कर दिया, तो ये बच गया कुछ इस टाइप से। इसी को बोलते हैं क्या, ये एल्काइल ग्रुप, यानी कि ये एक कार्बन है, इसको मेथ बोलते हैं, तो इसको लिख देंगे मेथाइल, ठीक। ये हो गया मेथाइल। इस पर हमने एक्स की जगह एक बेस्ट फंक्शनल ग्रुप, मतलब बहुत ही अच्छा और आपको नॉन फंक्शनल ग्रुप OH है, इसको हमने ऐड कर दिया। हम इसको बेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है एल्कोहल, एल्कोहल तो सबको पता होता है, क्यों पता होता है आप खुद समझ सकते हो, ओके। आप देख ही रहे हो लॉकडाउन में जो ओपन हुआ था, कितनी लंबी लंबी भीड़ लगी हुई थी, किसके लिए, इसी के लिए, एल्कोहल के लिए। तो इतना तो समझदार हो कि एल्कोहल के बारे में तुम जानते हो, ठीक है, इतना भी तुम नादान नहीं हो इस टाइम। अब देखो ये एल्कोहल जुड़ गया, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, ठीक। ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो ये जो है, ये पार्ट इसका, ये पार्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, कार्बन हाइड्रोजन, और ये जो है वो हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। अगर हम बात करें तो ये जो है वो इसका क्या है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। और ये जो रीजन है वो हो गया क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का पार्ट। तो देखो इसी, ये हाइड्रोकार्बन से इस एक H को हटाया तो ये मिथाइल बन गया, एक दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐड किया तो ये उसका मेथेनॉल बन गया। यानी कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, इससे हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन जो है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका क्या है, पेरेंट्स। अब देखो इस हाइड्रोकार्बन में एक ये आर ग्रुप है और एक ये एक्स ग्रुप है क्लियर दिख रहा है। अब देखो क्या होता है, ठीक। अब देखो जो आर ग्रुप होता है, यानी
हाइड्रोकार्बन का पार्ट। तो ये जो R है, अगर हम बात करें तो ये क्या अफेक्ट करता है? R रिप्रेजेंट स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। R जो है रिप्रेजेंट करता है स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी जो R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? R रिप्रेजेंट कर रहा है skeleton of organic compounds and responsible for its physical properties। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो स्केलेटल वाला पार्ट होता है, यानी कि अगर हम बात करें अपने बॉडी का, तो हमारा स्केलेटन क्या है? हमारा बोन है, जो कि हमको शेप प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो बोन है वो हमको क्या दिया? स्केलेटन प्रोवाइड किया। उसी तरह क्या होगा इसमें भी? देखो, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका जो R ग्रुप है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्केलेटन प्रोवाइड किया है, और जो X जुड़ेगा यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? वो उसको क्या कराएगा? ब्यूटी प्रोवाइड करेगा, इन द सेंस केमिकल प्रॉपर्टी को उसको डिफाइन करेगा। अगर हम बात करें तो X की, अगर हम बात करें तो X रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शनल ग्रुप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होगा? फास्ट रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, किस टाइप का रिएक्शन देगा? ठीक है, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यानी आपको क्या यह ध्यान देना है कि जो R ग्रुप होता है वो इसके स्केलेटन को प्रोवाइड करता है, यानी कि स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। और जो X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप का, और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो दो पार्ट्स हुआ, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट्स और एक फंक्शनल ग्रुप पार्ट। अब हम अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो, तो अगर हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अगर तुमसे कोई पूछता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो लिख सकते हो यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप। तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट गिव्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स। यानी यहां पे लिख सकते हो इट इज एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम in the organic molecule that gives chemical characteristics of organic compound। It is an atom or group of atom in the organic molecule that gives chemical characteristics of organic compounds।
यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वह ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करते हैं, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अगर हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास। तो लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ different functional group organic compounds classified into different class। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पे, उसके फंक्शनल ग्रुप के। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप shows similar characteristics properties। अगर कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है, जैसे फिनॉल है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं उससे, जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे ना वो सेम होंगे, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, यानी कि उसको जो रिएक्शंस होंगे वो लगभग सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होते हैं। अगर मेथेनॉल जो रिएक्शन देगा वो इथेनॉल भी देगा, प्रोपेनॉल जो देगा वो इथेनॉल भी देगा। ठीक है। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है कंपाउंड्स में और अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, उस केस में उसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करोगे तो वो भी सिमिलर पैटर्न पे ही रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। तो इस बेसिस पे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। हम एक आपको टेबल दे रहे हैं, उससे क्लियर कट होगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको हम डिनोट करते हैं। तो एक टेबल हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हेडिंग डालो यहाँ पे, क्लास, कौन कौन क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। यहाँ पे लिखोगे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो। अगर हम बात करें क्लास की, तो जो फर्स्ट क्लास है जो यहाँ पे देखो क्या है, एल्केन। ठीक। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो एल्केन है, कार्बन कार्बन मान लो ये है, ये जो है यहाँ पे मान लो H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। H दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इनिशियल है, तुमको कुछ चीजें जो हैं वो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन वहां घबराना नहीं है। ये जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस, वैसे वैसे चीजें तुमको क्लियर होती चले जाएंगी। कुछ चीजें आपको याद भी करना है, तो ये मत समझना कि ये क्या लिख दी है। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है आगे आएगा, उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम समरी की तरफ दे रहे हैं कि ये चीजें होती हैं, क्लासिफाई किया गया है। ओके।
तो ये हुआ, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है देख रहे हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो जनरली हम इसको बोलते हैं, इसका जो फंक्शनल ग्रुप यही हो जाएगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। इसका अगर एग्जांपल देखो तो इसी को लिख दो, ये CH3, ये CH3, इसको बोलते हैं इथेन। अगर इसका नाम देखोगे तो इसको बोलते हैं इथेन। सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक, तो सेकंड की अगर बात करें तो यहां देखेंगे एल्कीन, वहां क्या था एल्केन, यहाँ एल्कीन ENE, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक। अब ये R जो है वो मिथाइल भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे भी RCH3 भी हो सकता है, या H भी हो सकता है, आगे सब क्लियर होगा। अब यहाँ का जो फंक्शनल ग्रुप है, अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ का, तो ये जो है बीच वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है। और इसका एग्जांपल लिख सकते हो, यदि मान लो हमने यहाँ पे CH2 CH, ये यहाँ पे अगर हमने यहाँ H ले लिया, डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं इथीन, तो ये फंक्शन ग्रुप इसका हुआ। थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक, थर्ड की अगर हम बात करें तो ये हो गया एल्काइन, ठीक। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो देखो क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसका फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये। इसका एग्जांपल देखो तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं इथाइन या एसिटिलीन, ठीक, ये हुआ। जो फोर्थ जो है वो देखो क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी, यानी यहां पे लिख सकते हो एल्कोहल, ठीक। यानी कि अगर बात करो तो ये ROH, इसका फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, ये OH, ठीक। ये फंक्शन ग्रुप हुआ, तो इसको लिख सकते हो CH3OH, इसका जो नाम होगा वो होगा मेथेनॉल। डरने की नहीं है, नाम क्यों हम लिख रहे हैं, नाम जब नोमेनक्लेचर आएगा वहां सब क्लियर हो जाएगा, ओके गाइस। अब देखो जो फिफ्थ होगा वो होगा हमारा एल्डिहाइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RCOH, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे COH फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका एग्जांपल देखो तो R की जगह क्या लिख सकते हो, CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक। सिक्स अगर ग्रुप देखो क्लास को, सिक्स क्लास को देखो तो यहाँ पे कीटोन, ओके। इसके अगर हम बात करें तो ये RCR, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम बात करें इसका एग्जांपल तो ये लिख सकते हो CH3CO CH3, इसको बोलते हैं हम क्या, एसीटोन, ओके। नेक्स्ट देखो सेवेंथ पे अगर हम बात करें, ये हो गया। अगर सेवन की बात करें तो हम लिख सकते हैं एसिड, ठीक है। एसिड में क्या हो सकता है, यानी एसिड मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आर, ये जो होगा इसका फंक्शनल ग्रुप, ये, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप हो गया वो ये हो गया। इसका अगर एग्जांपल देखो तो CH3 यहां लगा दो, CH3 COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइनाइड, ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये R C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अगर एग्जांपल देखो तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। ठीक, 8th की अगर हम बात करें, 9th की, तो अब देखो इसी में अगर आइसोसाइनाइड भी होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक, इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आर कुछ नहीं होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड सी। इस ग्रुप को बोलेंगे यहाँ पे सी आइसोसाइनाइड, यानी कि या CH3 N ट्रिपल बॉन्ड सी। ये हुआ 9th। नेक्स्ट हम देखेंगे 10th। टेंथ की अगर हम बात करें तो 10th में देखो क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड, ठीक है, तो ये RCOX, एक्स मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O X, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हो तो CH3 COCl, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। 11th की अगर हम बात करें, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, यानी इसको लिख सकते हो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि ये RCOOCOR, ये यूनिट क्या है, दोनों साइड सेम है, RCO और ये ऑक्सीजन से लिंक है, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस टाइप से है, COOO, ये, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखो तो CH3 COO CH3। 12th की अगर बात करें हम फंक्शनल ग्रुप का, तो एसिड ईस्टर लिख सकते हो, ईस्टर। ईस्टर में अगर देखोगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये RCOOR, ठीक। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड OR, ये, ठीक। यानी कि अगर इसका एग्जांपल देखो तो ये CH3 COO, नेमिंग के हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे तो डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। 12th अगर बात, 13 जो फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एसिड एमाइड,
या एमाइड भी बोल सकते हो डायरेक्टली। तो ये RCONH2, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, CONH2। ये जो हो जाएगा उसका एग्जांपल देख लो, एक सिंपलेस्ट CONH2 एसिटामाइड। 14th की अगर हम बात करें तो एमाइंस, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं RNH2, इसका फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा, ये NH2। अगर बात करें एग्जांपल की तो CH3 मेथाइल एमीन। ठीक है, तो इस एमाइंस में 3 होते हैं। देखो ये है प्राइमरी एमाइंस, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइन। अगर इसी एमाइन में ये एक H हटाकर, अगर जैसे देखो क्या लिखते हैं, ये N हो गया, ये R हो गया, इस एक H को हटा दिए और वहां पे एक और R जोड़ दिए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। क्यों सेकेंडरी एमाइन, अगर इस नाइट्रोजन से एक R ग्रुप जुड़ा है, यानी इस फंक्शनल ग्रुप NH2 एमाइन है, इससे एक R ग्रुप यानी कार्बन का चेन जुड़ा है, उसको प्राइमरी एमाइन। अगर उसी नाइट्रोजन से 2 R ग्रुप जुड़ा है यानी 2 कार्बन का चेन, तो सेकेंडरी एमाइन। इसका जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NRH। और ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, नहीं सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब यहाँ पे तुम जो R जोड़ोगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ। जैसे एग्जांपल की केस देखो, यानी हम बात करें तो CH3N, इस R की जगह हमने क्या लिख दिया, CH3N, N को लिख दिया, H को यहाँ लिख दो, और इस R की जगह हमने क्या दिया, CH3, N डाई मिथाइल एमाइन हो गया। अगर ये हो गया सेकेंडरी एमाइन, इसी में एक और है टर्सरी एमाइन, यानी कि अगर इस नाइट्रोजन पे जो प्राइमरी एमाइन है, इसके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर हम LR लगा दें, यानी एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये होता है टर्सरी एमाइन। ठीक है, टर्सरी एमाइन, प्राइमरी एमाइंस को हम डिनोट करते हैं सिंबल 1 से, इसको हम 2 डिग्री 2 और इसको हम 3 डिग्री। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, NR, ये R। ठीक, तो इसका अगर एग्जांपल देखो तो क्या हो जाएगा, CH3N CH3 टर्सरी एमाइन, ये एमाइन था। अब देखो यहाँ पे 15 में देखेंगे, की अगर बात करोगे 15 में तो थायोल हो जाएगा। थायोल को रिप्रेजेंट करते हैं RSH से, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, OH की जगह SH हो जाएगा, और ये इसका एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक, 16 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे ROR से, इसका फंक्शनल ग्रुप भी यही होगा, क्या, ROR, यानी इस R को एग्जांपल ले लो, CH3 लगा दो, CH3O CH3। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, तो यदि हम बात करें
17 जो होगा वो नाइट्रो होगा, नहीं हैलोजन हो गया, यानी कि इसको डिनोट करते हैं आर एक्स, और एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। एक्स क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो CH3, Cl, अब Br जो भी ले सकते हो। तो ये था क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पे बेसिस पे हमने देखा, और फिर किस पे देखा था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये जो दो क्लासेस हैं, दो अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, एक था स्ट्रक्चर के बेसिस पे और ये है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। आगे हम जो देखेंगे, अब हम क्या आएंगे, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पे, और आगे इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहां तक आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अब हम जो देखेंगे उसका टेट्रावैलेंसी, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, और इंपॉर्टेंट स्टार्ट इसलिए होने वाला है कि अब यहां से आपको रिएक्शन की तरफ हम मूव करेंगे, यानी इसका नेमिंग देखेंगे, उसका आईपीएसी नेम देखेंगे, जो कि आईपीएसी नेम आपके हर एक दो क्वेश्चन जो होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, आपके हर चैप्टर में रहेंगे। ओके गाइस, तो इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर रिपीट करिए और ऐसे पढ़ते रहिए। ओके।